हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल में आज यूपीएचईएससी के लिए जीएस बाइट की एक क्लास, जिसकी शुरुआत हम एक ऐसे टॉपिक से कर रहे हैं जो आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीएस बाइट क्लास 1, आज हम यूनिवर्स की 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है धूमकेतु यानी पुच्छल तारा। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का वो है उल्का पिंड। इन तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के जीएस बाइट प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और पहला पॉइंट जो हम आज लर्न करेंगे वो होगा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। पहले हम ये समझेंगे कि क्षुद्र ग्रह हैं क्या, ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में। आप जानते हैं कि अगर हम सूर्य को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखें और इस प्रकाश पुंज के लिए विभिन्न ग्रहों को एक क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले जो ग्रह आएगा वो होगा बुध, यानी सबसे पहले आने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक। उसके बाद फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और इसी मंगल और फिर बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण, यानी कुल मिलाकर 8 ग्रह। आपको यह पता है कि प्लूटो को बौने उपग्रह के श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो इन्हीं ग्रहों में बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। और ये भी क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? ये भी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज जैसे अन्य ग्रह करते हैं, उन्हीं के अनुसार ये करते हैं। पहले इनकी विशेषता हो गई। इनकी संख्या, ये आपने एक क्लियर स्टेटस देख लिया। अब इनकी संख्या की भी हम चर्चा कर लें तो ये लगभग 40,000 की संख्या में जाने जाते हैं कि इनकी संख्या जो है वो लगभग 40,000 है। खास बात इनकी कि ये दीर्घवृत्तीय कक्षा यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में पश्चिम से पूर्व। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे क्षुद्र ग्रहों के निम्न कथनों पर विचार करें, या निम्न में से कौन सी विशेषता क्षुद्र ग्रहों की यानी एस्टेरॉइड्स की है या नहीं है। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में किसकी परिक्रमा करते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि ये सूर्य की परिक्रमा नहीं, क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। किस दिशा से किस दिशा में? चाहे पश्चिम से पूर्व कहें या वेस्ट टू ईस्ट कहें या एंटी क्लॉकवाइज कहें, ये दोनों ही बातें एक ही हैं। खगोलीय संगठन यानी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो कहता क्या है कि क्षुद्र ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड को स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन खगोलीय संगठन या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो क्षुद्र ग्रह होते हैं तथा अन्य आकाशीय पिंड, या अन्य आकाशीय पिंड में कौन है? अन्य आकाशीय पिंड में ना तो ग्रह शामिल हैं, ना ही उपग्रह शामिल हैं और ना ही सूर्य और तारे शामिल हैं। उसके अलावा जो हैं वो सभी क्या हैं? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन फिर आ सकता है कि निम्न में से कौन क्षुद्र ग्रह है। तो सबसे पहले आप तो क्षुद्र ग्रह देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सिरस, पलास, वेस्टा, हाइजिया आदि। सिरस, पलास, वेस्टा, हाइजिया। सबसे चर्चित जो है वो सिरस है क्योंकि ये सबसे बड़ा। इनमें देखिए सिरस सबसे बड़ा है। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की जो खोज की थी वो गिसेपी पियाजे ने 1801 में की थी। ये इटली के विद्वान थे। कहाँ के थे? इटली के विज्ञान थे गिसेपी पियाजे, जिन्होंने क्षुद्र ग्रहों की सबसे पहले खोज की थी। क्षुद्र ग्रहों में जो सिरस है वो सर्वाधिक चमकीला भी है और विशाल भी है। प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से सिरस क्या है? तो सिरस एक क्षुद्र ग्रह है जो कैसा है? जो चमकीला है और कैसा है? और विशाल है। ठीक है। फिर क्षुद्र ग्रहों का एक समूह लगभग 1300 की संख्या में पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट कर जाता है, जिसे अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं। यानी क्षुद्र ग्रहों का एक समूह अगर पृथ्वी की कक्षा में यानी पृथ्वी की कक्षा में यानी पृथ्वी के रूट, पृथ्वी की कक्षा मतलब ये सन है और ये अर्थ है। अब ये इसकी कक्षा में जब प्रवेश कर जाए क्षुद्र ग्रह तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अटेन ग्रहिकाएं या अटेन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। पृथ्वी की जो दीर्घवृत्तीय कक्षा में है अगर उसमें कहीं पर क्षुद्र ग्रहों की संख्या जिनको लगभग 1300 का समूह कहते हैं तो वो क्या है? वो अटेन एस्टेरॉइड्स है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा क्षुद्र ग्रह को। ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें आप देख लीजिए दूरी से क्रम बहुत बार पूछता है कि ग्रहों को दूरी से क्रम में लगाएं। दूसरी किसी बाइट में हम एक बार सौरमंडल पे भी चर्चा करेंगे। देखिए यूपीएचईएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत मुश्किल टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं, आसान टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन उन आसान टॉपिक में से भी जब प्रश्न कथन कारण और स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट में से रॉन्ग आंसर खोजना हो तब थोड़े से वो आसान टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो बहुत फेमस टॉपिक है जिसे हम कहते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? एक्चुअली ये धूम्रकेतु है। पहले समझ लेते हैं कि धूमकेतु है क्या। देखिए धूमकेतु जो होता है ना, ये फिर हम एक सन को बना लेते हैं। सन यानी सूर्य। ठीक। सूर्य आपको पता है हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है जिसका प्रकाश हमारे सौरमंडल में सूर्य ही है। अब देखिए पहले हम धूमकेतु को पढ़ते हैं। धूमकेतु जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं या कॉमेट्स भी कहते हैं। तो अगर
कॉमेट्स है, कभी कभी क्या होता है कि हिंदी नहीं लिखता है, इंग्लिश में ही ऐसे लिख देगा कॉमेट। तो बहुत ध्यान रखिएगा, शब्द इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने चाहिए आपको, स्पेशली टर्मोलॉजीज तो ज़रूर आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं या हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो आपको उस विशेष शब्द की इंग्लिश शब्दावली ज़रूर पता होनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट या सम स्पेशल टर्मोलॉजीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है, ये भी देखिए सूर्य के चारों ओर परवलयाकार या पैराबोलिक या अति परवलयाकार हाइपरबोलिक पथ पर घूमते हुए चमकीले रूप में दिखते हैं। तो देखिए एक बात हम पहले समझ लें, पहले धूमकेतु का एक फिगर ही हम अगर देख लें। अक्सर हमने सुना होगा कि धूमकेतु गुजर रहा है, धूमकेतु गुजर रहा है, ठीक। तो क्या होता है इसकी स्थिति, देखिए धूमकेतु की स्थिति कुछ ऐसी होती है, देखिए आगे बढ़ते हैं फिगर में हम। इसमें एक नाभिक होता है, आपके नोट्स में भी फिगर में है। नाभिक में के अलावा ये एक गैसीय आवरण होता है, गैसीय घेरा, जिसे हम कोमा कहते हैं, ठीक। और फिर यहां से लंबी इसकी टेल यानी पूंछ यानी टेल होती है। तो टेल यानी पूंछ, टेल यानी पूंछ का अर्थ क्या, पूंछ है। अब देखिए जब ये कभी सूर्य के सामने आएगा तभी ये दिखता है, वरना अंतरिक्ष के अंधेरों में ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये घूम जाता है, घूमता रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब सूर्य के सामने आएगा तो दिखाई पड़ेगा। इसका एक नाभिक होगा और उसके चारों तरफ घेरा होगा जिसे हम कोमा कहेंगे। और जब सूर्य के सामने आएगा तो धूल, गैस, बर्फ, देखिए पत्थर, धूल, बर्फ, जलकणों, हिमानी और गैसों से बना होता है, इससे बना होता है। क्वेश्चन आ गया, पुच्छल तारों का निर्माण निम्न में से किससे नहीं होता है। तो ये होता कैसे है, ये निर्माण इसका होता है पत्थर से, यहीं से नोट कर लेते हैं। इसका निर्माण पत्थर से होगा, धूल से होगा, बर्फ से होगा, जलकणों से होगा, हिमानी तथा गैसों से होता है। अब किससे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दे देगा, आपको पिक करना होगा, या इन्हीं में से मल्टीपल दे दे कि पत्थर, धूल, गैस, बर्फ किन से होता है, ए बी बी सी चारों से, ठीक है, होता है। और ये धातु के पिंड क्या होते हैं, सौर मंडल के स्थायी सदस्य होते हैं। देखिए बहुत खास बात कह रहा है कि ये सौर मंडल के स्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन जब ये सूर्य के सामने आते हैं तभी ये चमकते हैं। सबसे पहले टाइको ब्राहे महोदय ने धूमकेतु की खोज की थी। क्वेश्चन आ गया धूमकेतु की खोज किसने की थी, तो टाइको ब्राहे महोदय ने की थी। और इनकी और धूमकेतु के बारे में है कि धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित अवधि, यानी धूमकेतु के दिखाई देने की क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है, जिसके पश्चात या उसके बाद पृथ्वी से ये देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि धूमकेतु पृथ्वी से देखा जा सकता है, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। और कब देखा जा सकता है, एक निश्चित अवधि पे देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि धूमकेतु क्या है ना, एक परवलयाकार, परवलयाकार मतलब होता है दीर्घ आर्क, या कह सकते हैं जो वक्र होता है, दीर्घ वक्रीय
परवलयाकार का मतलब होता है दीर्घवक्रीय। ठीक है, तो दीर्घवक्रीय या लंबे आर्क शेप वे में रूट में वो चलता है। जैसे उदाहरण के रूप में तो देखिए हेली पुच्छ तारा है, ये कब दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ऐसे ही स्वासमैन वॉचमैन पुच्छल तारा 16 वर्ष बाद, तथा ऑटेरमा पुच्छल तारा 8 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन पुच्छल तारा है या नहीं है। तो आपके पास कितने पुच्छल तारा आप देख रहे हैं? देखिए 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा दिखाई पड़ता है, स्वासमैन वॉचमैन और ऑटेरमा, ये सब क्या है? ये सब पुच्छल तारे हैं जो एक निश्चित अवधि के बाद दिखाई पड़ते हैं। आइए देखिए फिगर भी यहाँ नोट्स में है। पुच्छल तारों के निर्माण में जिन गैसों की प्रधानता रहती है, देखिए क्वेश्चन आ गया कि पुच्छल तारे के निर्माण में जो हम पत्थर, धूल, गैस, बर्फ, हिमानी, इन सब की चर्चा करते हैं, उनमें गैसें कौन सी महत्वपूर्ण हैं? सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या है? अमोनिया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीथेन। तो NH3, CO2, CO और CH4, ये 4 मेन गैसेस हैं जो किस लिए इंपॉर्टेंट हैं? जो इंपॉर्टेंट हैं पुच्छल तारों के निर्माण में जो गैस होती है। अब देखिए पुच्छल तारे की एक फिगर है यहाँ पे, देखिए ये सन है। ठीक, सन में एक ये पुच्छल तारा है, इसका एक न्यूक्लियस है, नाभिक है। और न्यूक्लियस किसका बना होता है? ये धूल का बना होगा और बर्फ का बना होगा। क्वेश्चन आ गया कि पुच्छल तारे का नाभिक जो होता है वो किसका बना है? तो पुच्छल तारे का नाभिक किसका बना है? इसका नाभिक बना है 2 चीजों का, एक धूल का बना है और दूसरा किसका बना है? बर्फ का। ठीक, बर्फ का मिश्रण होता है। फिर गैसों की ही एक निर्मित पूंछ होती है। क्वेश्चन आ गया कि धूमकेतु की पूंछ किससे निर्मित होती है? धूमकेतु की पूंछ गैसों से निर्मित होती है, और जब ये सूर्य के प्रकाश के सामने आता है तो इसकी ये जो पूंछ है वो जल जाती है और विपरीत दिशा में दिखाई पड़ती है। फिर गैसों का ही एक घेरा है, ये गैसों का घेरा क्या कहलाता है? कोमा कहलाता है। ठीक है, आप देखिए नाभि में कोमा से निकलने वाली गैसें या गैस तथा धूल एक पूंछ का आकार लेते हैं। तो नाभिक या कोमा से निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या करती है? पूंछ का आकार ले लेती है। कहीं क्वेश्चन आया कि जो पूंछ होती है वो कहाँ से आती है? तो नाभिक और कोमा से निकलने वाली गैसों से ही पूंछ बनती है, जो शीर्ष से कई मिलियन किमी, देखिए मिलियन 10 लाख होता है, मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कई मिलियन की मतलब कई मिलियन की मतलब लाखों, 10 लाख से ज्यादा इनकी दूरी हो सकती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया धूमकेतु या कॉमेट या पुच्छल तारा। अब चलिए आज के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, उल्का यानी मेटॉर्स। देखिए उल्का यानी मेटॉर्स का क्या सीन होता है, एक बार समझ लेते हैं इसको भी फिगर के माध्यम से, फिर थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। देखिए आपको ये पता है कि पृथ्वी है, अर्थ का एक वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में जब घूमते हुए कोई पिंड आ जाता है तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल की एक खास बात है गतिशीलता। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण है, तो गतिशीलता यानी मूवेबिलिटी, इलास्टिसिटी यानी इसमें खिंचाव का गुण, और दूसरा क्या है? कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव का गुण। तो कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये 3 विशेषताएं किसकी हैं? ये 3 विशेषताएं हैं पृथ्वी के, जो पृथ्वी का वायुमंडल है। तो पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है वो पृथ्वी से क्यों लगा हुआ है? पृथ्वी का जो वायुमंडल पृथ्वी से लगा हुआ है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगा हुआ है। मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो वायुमंडल नहीं होता। अब जब कोई आकाशीय पिंड
जो आकाश में विचरण कर रहा होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो आपने देखा होगा कि वो जलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे अक्सर हम शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। और कभी कभी ये पूर्ण रूप से जलता नहीं है, तब आकर क्या होता है, ये पृथ्वी पर गिर जाता है और भारी गड्ढों का निर्माण करता है। अब देखते हैं हम इसमें इसकी विशेषताएं। उल्का पिंड क्या है? ये कठोर आकाशीय पिंड है। पहली बात ही क्लियर कर रहा है कि उल्का पिंड क्या है? कठोर आकाशीय पिंड है। जो क्या है? जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तो उल्का पिंड क्या होता है? कठोर होता है और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तथा वायुमंडलीय घर्षण, देखिए मैंने किसका प्रयोग किया? जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में घर्षण होता है। घर्षण के चलते ताप दीप्त होकर, ताप दीप्त जलकर दिखाई देते हैं। और आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड क्या कहते हैं? उल्का या मेटर्स। यानी जब वो जल रहा है तो वो क्या होगा? मेटर्स होगा, यानी उल्का होगा। लेकिन अगर वो आके पृथ्वी पर गिर जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो उसे उल्काश्म कहते हैं। अभी आगे हम उसको चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो संगठन है, उसके अनुसार जब कोई कठोर पिंड अंतरिक्ष में 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की औसत गति से परवलयाकार, देखिए परवलयाकार फिर आ गया, मतलब दीर्घ आर्क शेप, दीर्घ आर्क शेप में या लॉन्ग आर्क शेप में क्या होता है? गतिशील रहता है, तो उसे उल्का परमाणु या मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटेरॉइड कब होगा? जब वो 12 to 72 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी? रफ्तार होगी, पर सेकेंड उसकी रफ्तार होगी। अब यहाँ पे इसके बारे में एक और फैक्ट आ रहा है कि उल्का परमाणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और फ्रिक्शन के कारण जल जाता है, चमक उत्पन्न करता है, तब क्या होता है? तो उसे उल्का यानी मेटर्स या टूटता तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं, या उसका एक और क्षेत्रीय नाम है जिसे लूका कहते हैं। तो लूका कहें या उल्का कहें या मेटॉर्स कहें, ये कब है, या शूटिंग स्टार कहें, ये कब? जब वो बर्न होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कभी कभी वो पूरी रूप से बर्न नहीं हो पाता है, पिंड पूर्ण रूप से न जलकर पृथ्वी पर आ गिरता है, तो उसे उल्का पिंड या उल्काश्म कहते हैं। तो अगर वो पृथ्वी पर आके गिर रहा है तो वो उल्का पिंड होगा, मेटेरॉइड्स होगा या उल्काश्म होगा। तो गिर गया तो उल्काश्म, नहीं गिरा तो लूका या उल्का या शूटिंग स्टार। लगभग 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर उल्का यानी मेटर जो होते हैं वो बन जाते हैं, यानी जल जाते हैं। उल्का बनने की जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो 130 यानी 130 to 95 किलोमीटर तक आते आते ऑलमोस्ट वो बर्न हो जाते हैं। और लगभग छोटे बड़े सभी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते वो सभी उल्का घर्षित होकर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि किस ऊंचाई पर आकाशीय पिंड उल्का में बदल जाता है, शूटिंग स्टार में बदल जाता है। तो इसके शूटिंग स्टार में बदलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 130 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और 80 किलोमीटर तक आते आते वो उल्का पिंड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, फिर अधिकांश उल्का पिंड उल्का परमाणु की जो उत्पत्ति है वो सौर मंडल से ही होती है। क्वेश्चन आ गया कि उल्का पिंड की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो सौर मंडल है। ये सौर मंडल के सदस्य हैं, ना कि तारों के बीच। देखिए जो पूरा ब्रह्मांड है वो आकाश गंगाओं से बना है और आकाश गंगा में तारे हैं, इनके और तारों के बीच में तारावकाश कहते हैं। ये तारों के बीच का अवकाश, तो तारों के बीच का जो अवकाश होता है उन क्षेत्र में नहीं है,
इसलिए ये कहाँ पे है, ये एक जो हमारा सौर मंडल है उसी के क्षेत्र के हैं और लगभग 93% उल्कापिंड पत्थर के बने होते हैं। तो उल्कापिंड जब वह पृथ्वी पर आ गया तो मेटेरॉइट या उल्कापिंड या उल्काश्म, और अगर पृथ्वी पर नहीं आया जो 80 किलोमीटर के ऊपर जल जाता है तो उसे लूका कहते हैं या टूटता तारा कहते हैं या मेटॉर्स कहते हैं। तो आज की जीएस बाइट में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम में पूरी संभावना है इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो भी है UPHESC एग्जाम। हमारा UPHESC एग्जाम प्रोग्राम बहुत जल्द ही 2 मोड पे, एक आइए आपको हम अपने प्रोग्राम की पूरी डिटेल समझा दें कैसे हम ये प्रोग्राम चलाएंगे, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और फिर वीडियो आज ख़त्म करते हैं। देखिए, पहला तो है जो टीसीएस एकेडमी का UPHESC प्रोग्राम है वो 3 मोड पे होगा, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन एंड थर्ड SSP। ऑनलाइन कोर्सेज, ये पूरी संभावना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा विद नोटिफिकेशन तुरंत शुरू होगा, और ऑफलाइन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का जियो होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर होगा, हम तभी शुरू करेंगे। SSP प्रोग्राम ये एक इनिशिएटिव है जिसका मतलब होता है सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। इस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में टीसीएस एकेडमी नोट्स प्रोवाइड करता है जो हमारे स्पेशलिस्ट टीचर के अंडरटेकिंग में तैयार किए गए हैं। हम वो प्रोग्राम करेंगे। तो ये 3 मोड पे कार्यक्रम हमारा शुरू होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो टीसीएस एकेडमी के आप किसी भी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। टीसीएस एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आप वीडियोस देख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 30 क्वेश्चंस जो भी फर्स्ट पार्ट में हैं यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको सफल होना है तो बैंग ऑन द टारगेट। डोंट ट्रस्ट, ऑलवेज वर्क्स। गुड बाय।